आपको सिखाऊंगी बेसिक चैलेंजिंग वर्बल टेक्निक्स। ये बेसिक वर्बल चैलेंजिंग टेक्निक्स होती क्या क्या हैं, ये क्यों इस्तेमाल होती हैं, हम ये पढ़ेंगे। इनके ज़रिए आप जो है नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स को एलिसिट करवा सकते हैं। बेसिक पर्पस इनका ये होता है, आप बिलीफ को चेंज कर सकते हैं। किसी भी जो नेगेटिव बिलीफ बन जाता है, नेगेटिव स्कीमास जो बन जाते हैं, आप उनको चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो हमारे पास टर्म है वो है डिफाइनिंग द टर्म। उसका मतलब है इस्तिलाहात की तारीफ। इसके अंदर हमारे पास 3 कॉलम्स होते हैं। 3 कॉलम्स के आखिर में नतीजा होता है और इन 3 कॉलम्स से जो पहले चीज़ शुमार होती है वो खुद ब खुद आने वाली सोच का मवाजना किया जाता है या उसको एनालिसिस किया जाता है उसका। तो आए हम देखते हैं कि ये इस्तिलाहात की तारीफ के अंदर लिखा हुआ क्या है। सबसे पहले आपने देखना है दाएं तरफ अपनी मनफी सोच में बुनियादी इस्तिलाहात लिखें। दरमियान वाले कॉलम में इनकी वजाहत या फिर तारीफ लिखें। बाएं तरफ कॉलम में खुद पूछें क्या मैं मंतक की गलतियाँ कर रहा हूँ। मंतक की गलतियों से मुराद है लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स से मुराद है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन से मुराद है डिफेंस मैकेनिज़्म। उसके बाद आपने सोचना है क्या मैं चीज़ों को बहुत वसी तो नहीं कर रहा, यानी कि बहुत फैला के तो नहीं देख रहा, या मैं चीज़ों को बहुत तंग नज़री से तो नहीं देख रहा, यानी कि मैग्नीफिकेशन या फिर मैग्नीफिकेशन या फिर मिनिमाइजेशन तो नहीं कर रहा। उसके बाद आपने ये लिखना है कि मेरे लिए ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मेरे लिए काबिल कबूल होंगी, यानी इस्तिलाहात के बारे में ऐसी कौन सी उसको रद्दोबदल उसके अंदर करना है कि वो मेरे लिए काबिल कबूल होंगी, या इन इस्तिलाहात को बयान करने का मज़ीद तरीक़ेकार कौन से हैं। क्या दूसरे लोगों के नज़दीक भी इन इस्तिलाहात का मतलब यही होगा। और आपने जो है फिर 3 कॉलम्स बना लेने हैं। सबसे पहले आपने लिखना है खुद ब खुद आने वाली सोच। इसको आपने वैसे ही लिखकर आगे लंबा सा डैश लगा देना है। मैं जब आपको ये प्रेजेंटेशन भेज रही होंगी तो इंशाल्लाह आपको उसके अंदर ये खुद ब खुद नज़र आ जाएगा। उसके बाद 3 कॉलम्स बनाने हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है इस्तिलाहात, तारीफ़ और मेरी तारीफ़ में मसाइल। अब इसको हम एग्जाम्पल के ज़रिए हल कर लेते हैं। एग्जाम्पल से मुराद है, इस्तिलाहात से मुराद है कि मेरी एक पेशेंट है, वो कहती है मैं नकारा हूँ। हालांकि अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, उसने अच्छे खासे पेपर्स अटैम्प्ट करके पास किए हैं, बस एक सप्ली आ गई है, उसकी बुनियाद पे वो कहती है मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मैं नकारा हूँ। इसमें तो खैर उसकी फ़ैमिली का भी बहुत बड़ा रोल है। उसकी फ़ैमिली उसको परफेक्ट देखना चाहती है जबकि वो बच्ची परफेक्ट नहीं है और वो अपने मुंह से भी कहती है। तो लेकिन उसका एक ये लॉजिकल बिलीफ बन गया है कि मैं नकारा हूँ, मैं डिप्राइव्ड हूँ, मैं डिवैल्यूड हूँ। तो आपने इन सारी चीज़ों की ये अल्फाज इस्तिलाहात लिखकर तारीफ़ उससे करवानी है कि आपके ख़्याल में नकारा होने का क्या मतलब है, आपके ख़्याल में डिवैल्यूड होने का क्या मतलब है, आपके ख़्याल में सब कुछ खो देने का क्या मतलब है। उसके बाद उसको समझाना है मेरी तारीफ़ में मसाइल और उसके बाद आपने नतीजा निकाल लेना है। ठीक है जी। तो जी दूसरी हमारे पास टर्म है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी नफ़े नुकसान का जायज़ा। इसके अंदर भी आप जो है इस तरह से अपनी टर्म्स लिख लेते हो एक अलहदा पेज पे। सबसे पहले आप लिखते हो अकीदा क्या है आपका, यानी कि बिलीफ क्या है आपका, उसके फ़ायदे क्या क्या हैं और दूसरे नंबर पे उसके नुकसानात क्या क्या हैं। ठीक है, ये लिख लेते हो आप। अब इसके अंदर क्या करना है आपने अपनी सोच के फ़ायदे नुकसानात की फ़हरिस्त बनाने के बाद इसमें से ज़्यादा अहम को दायरा लगाएं। ये फ़ायदे या नुकसान क्यों अहम हैं, क्या आप इस चैलेंज नज़रिए को चैलेंज कर सकते हैं, या ये फ़ायदे नुकसानात, या फिर आप ये तय कर सकते हैं कि ये फ़ायदे या नुकसानात क्यों अहम हैं। मुतबादिल अकीदा यानी बिलीव क्या हो सकता है जो ज़्यादा बेहतर हो। आप इस अकीदे के फ़ायदे या नुकसानात का मवाजना कैसे करेंगे। ठीक है जी, ये है हमारी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की टेक्निक। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक पेशेंट आई है जिसके पास 2 चॉइसेस हैं कि वो इसको जो है पहले ए को चूज़ करे या फिर बी को चूज़ करे। अब वो दोनों ए और बी की फहरिस्त बना के शायद 2 कॉलम्स बना के पहले फ़ायदे लिख लेगी, उसके बाद नुकसानात लिख लेगी, उसके बाद उनके यानी उसका एडवांटेज लिख लेगी और फिर उसका नुकसान क्यों अहम है ये लिख लेगी। तो आपने जो है इस तरह करके अपनी सारी फहरिस्त बनानी है चीज़ों की, क्लाइंट्स की जो उसको मसाइल का जिन चीज़ों में वो कंफ्यूज हो रहा है उन 2 चीज़ों की जो है आप लोगों ने लिस्ट बना लेनी है। उसके आगे फ़ायदे लिखने हैं, उसके आगे नुकसान लिखने हैं और फिर जो नतीजा अखज़ करना है वो लिखना है। यूँ हमारी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की टेक्निक मुकम्मल होती है जी। नेक्स्ट हमारे पास टेक्निक है एग्जामिनिंग द एविडेंस। इसके अंदर हम जो हमारे पास सबूत होता है, एविडेंस से मुराद होती है सबूत, और एग्जामिन मतलब यानी जांचना पड़ताल करना। हम सबूत की जो है वो एग्जामिनेशन करते हैं, हम उसको जांचते हैं पड़तालते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर एक बच्ची कहती है कि मैं नाकारा हूँ और उसके सबूत में वो ये कहती है
कि मैं जो हूँ हर चीज़ में फ़ेल हो रही हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने पूरा बीएस ऑनर्स तो पास कर लिया है, मगर मेरी 2 सप्लियाँ आ गई हैं, तो मैं नकारा फ़ील कर रही हूँ। तो इस तरह से आपने जो है उसकी बाकी चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए, यानी कि उसकी जो भी वाक़यात हैं, जो भी उसके पहलू हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसके पॉज़िटिव्स को मद्देनज़र रखते हुए, उसकी नेगेटिव सोच को टेस्ट करना है कि क्या वाक़ई में वो जो है सबूत के तौर पे आपने पेश करना है, क्या वाक़ई वो जो है डिवैल्यूड है, नकारा है। तो आप एग्ज़ामिनिंग द एविडेंस में मेरे पास लिखा हुआ है, इसके अंदर भी आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अकीदा लिखना है, उसके नीचे आपने लिखना है अकीदे के आगे अकीदा लिखना है, उसके नीचे आपने लिखना है हक़ में सबूत और आगे लिख देना है मुखालफत में सबूत। ठीक है? अच्छा जी, ये है क्या, हम पहले ये देख लेते हैं, इसकी पूरी जाँच पड़ताल कर लेते हैं। एग्ज़ामिनिंग द एविडेंस, सबूत का जायज़ा। आप एक मनफ़ी सोच लें जो आप जानना चाहते हैं। आप मनफ़ी सोच को टेस्ट करने के लिए इस सोच के मुस्बत पहलू यानी वर्जन की जांच कर सकते हैं। मसलन इस सोच को टेस्ट करने कि मैं नाकाम हूँ, आप इस सोच को टेस्ट कर सकते हैं कि मेरी कुछ कामयाबियाँ भी हैं। अपनी इस सोच के हक़ में और मुखालफत में सबूत इकट्ठे करें, जिसमें गैर हकीकी और जज्बाती सबूत भी शामिल हों, क्योंकि इससे आप चीज़ों को बेहतर तौर पर समझने में मदद मिलेगी। फिर अपने इस सबूत के मेयार को तनासुब दें, यानी तनासुब देने से मुराद है इसको परसेंटेज दें कि 100 में से कितने % जो है मुझे फ़ायदा हो रहा है, 100 में से कितने % जो है वो मुझे नुकसान हो रहा है। ये चीज़ आपने करनी है और यूँ हमारी एग्ज़ामिनिंग द एविडेंस जो है वो ख़त्म होती है। जी, अब हम पढ़ेंगे सबूत के मयार का जायज़ा, यानी कि एग्ज़ामिनिंग द क्वालिटी ऑफ एविडेंस। इसके अंदर आप एक जगह पे सबूत लिखते हो, दूसरी जगह पे सबूत के मयार में मुमकिना हाइल मुश्किलात लिखते हो और तीसरी जगह पे लिखते हो नतीजा। इसके अंदर आप करते क्या हो, एक ऐसी मनफी सोच जिसका जायज़ा आप लेना चाहते हैं, फिर इन तमाम सबूतों को लिखें जो इस सोच के हक़ में हैं, फिर इन तमाम सबूतों में मंतकी गलतियाँ तलाश करें या उनकी निशानदेही करें, जैसे जज्बाती वजूहात, ज़ातियत, एक वाक़ये को हतमी समझना, मुस्बत चीज़ों को नज़रअंदाज करना, मनफी छलनी यानी फ़िल्टरिंग, ज़हन पढ़ना यानी फॉर्च्यून टेलिंग, नतीजा अख़ज़ करना, जंपिंग टू कंक्लूजन या गैर मुतल्लिका मफ़ाद का हवाला देना और गैर मंतकी नताइज अख़ज़ करना यानी कि इमोशनल रीज़निंग। ठीक है? ये सारी चीज़ें आप जो है इसके अंदर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को तलाश करते हो, सबूत के मयार में मुमकिना हाइल वजूहात को इसके अंदर लिखते हो और फिर नतीजा अख़ज़ करते हो थेरेपिस्ट के साथ बैठकर। बाद हमारे पास आ जाती है प्लेइंग द रोल ऑफ़ योर ओन डिफेंस अटर्नी, यानी अपने वकील सफ़ाई का किरदार अदा करना। अच्छा, अब ये क्या चीज़ होती है, इसके अंदर मेरे पास लिखा हुआ है बसर औक़ात हम खुद पर तनकीद करते हैं मगर अपना मनफी सोचों के ख़िलाफ़ दिफा करने के लिए वक्त नहीं निकालते। इस मश्क में आप अपने वकील सफ़ाई का किरदार अदा करेंगे जो मनफी सोच के ख़िलाफ़ आपका दिफा करेगा या इस तनकीद के ख़िलाफ़ आपका दिफा करेगा। इस फॉर्म के जो अगले हिस्से पर दिया हुआ है हर सवाल का जवाब दें और देखें कि क्या आप अपने साथ कहीं ज़्यादती तो नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे आपने कौन सा कानून तोड़ा है, आप खुद को किस जुर्म की सज़ा दे रहे हैं, क्या इसका कोई ठोस सबूत मौजूद है, क्या आप अपना दिफा किस तरह करेंगे, क्या आपके रवैये की कोई और वजहातें हैं, क्या आपने जुल्म और मुकर फ़रेब से काम लिया है। एक ज़िम्मेदार इंसान क्या करेगा, आपके हक़ में या मुखालफत में मुकदमे का क्या मेयार है, अदालत इस मुकदमे का जायज़ा किस तरह से लेगी। यानी मिसाल के तौर पे अगर आपने अपने बारे में जो है हतमी राय कायम कर ली है कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैंने अपने हकूक़ पूरे नहीं किए, मैं हकूक़ुल इबाद में भी अच्छा नहीं था, हकूक़ुल्लाह में भी अच्छा नहीं था, तो इस सूरत हाल में आपको अपने डिफेंस अटर्नी का किरदार अदा करना होगा, जहाँ पे आप अपनी लाइफ के तमाम वाक़यात, अहम वाक़यात को लिखेंगे, उसके आगे मंतकी सोच की गलतियाँ लिखेंगे, उसके आगे लिखेंगे कि आप अपने बारे में नेगेटिव क्या सोच रहे हैं और थेरेपिस्ट के साथ मिलकर या फिर ख़ुद से आप उसके अंदर एक पॉजिटिव चीज़ को ऐड करेंगे। इससे जो है नेगेटिव थॉट से जो है छुटकारा मिल जाता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाती है टाइम मशीन। टाइम मशीन में हम 2 कॉलम्स बनाते हैं, उसके अंदर हम लिखते हैं मैं अपनी परेशानी से मुतल्लिक कैसा महसूस करूँगा 1 हफ़्ते बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद, और दूसरे कॉलम में लिखते हो क्यों मैं इसके मुतल्लिक इतना बुरा क्यों महसूस करूँगा। तो ये जो टाइम मशीन का मामला होता है ये होता है, मैं जब अपनी ट्रेनर से पढ़ रही थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि उनके पास एक डॉक्टर आया, उस डॉक्टर को वार्ड में बहुत ज़लील किया जाता था, तो उसने जो है आके थेरेपिस्ट से मदद ली और बताया कि मैं डिप्रेशन एंजाइटी को सफ़र कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बुली किया जा रहा है। तो मेरी ट्रेनर ने जो है उससे पूछा कि अच्छा आप मुझे ये बताएं, आज से 1 महीने बाद आपकी जो शिद्दत है जज्बात की यही रहेगी। उसने कहा नहीं, कम हो जाएगी। आज से 6 महीने बाद, आज से 1 साल बाद और 5 साल बाद क्या हाल होगा। उसने कहा 5 साल बाद तो 6 महीने में ही मैं बाहर मूव कर जाऊँगा, बाहर बड़े अच्छे हालात होते हैं, हम लोगों को इतना ज़्यादा बुली नहीं किया जाता, तो इंशाल्लाह ताला मैं अच्छा महसूस नहीं यानी मैं अच्छा महसूस करूँगा। तो इसका मतलब होता है टाइम मशीन। इस टेक्निक को हम कहते हैं टाइम मशीन।
तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं पाई चार्ट एक्सरसाइज को। पाई चार्ट क्या होती है, आपने एक सर्कल बनाना होता है और उसके अंदर आपने मुख्तलिफ वजूहात लिखनी होती हैं किसी भी मुमकिना इवेंट की या किसी अनप्लेजेंट या प्लेजेंट इवेंट की। मिसाल के तौर पे अगर किसी के मुंह पे बहुत ज़्यादा छाइयाँ हैं तो वो ये कह सकता है कि छाइयाँ जो हैं मेरी हाइजीन मेंटेन ना करने की वजह से मुझे छाइयाँ हो रही हैं, एक रीज़न ये हो गई। दूसरी रीज़न मेरी खुराक अच्छी नहीं है। मिसाल के तौर पे जब पेशेंट किसी नेगेटिव थॉट को लेके बैठता है ना तो वो बस सिर्फ़ और सिर्फ एक ही थॉट के पीछे पड़ जाता है। आपने उससे जो है मुख्तलिफ थॉट्स निकलवाने होते हैं कि एक अनप्लेजेंट इवेंट के पीछे कौन-कौन से मुमकिना वजूहात हो सकती हैं। जैसे छाइयों की एग्ज़ाम्पल ली कि मेरी जो है हाइजीन मेंटेन नहीं करती मैं। नंबर 2 मेरी खुराक अच्छी नहीं है। नंबर 3 मैं अपनी स्किन की उस तरह से केयर नहीं करती जिस तरह से मुझे करनी चाहिए। नंबर 4 मैं तो डॉक्टर के पास जाती ही नहीं हूँ, कोई घरेलू टोटके इस्तेमाल करती रहती हूँ। तो इस किस्म की जो है आपने 10-12 रीज़न्स ले लेनी है पाई चार्ट में, उसको मुख्तलिफ तनासुब दे देना है, यानी कि मुख्तलिफ परसेंटेज पे उसको रख लेना है और आपने इस तरह जो भी आपका क्लाइंट होगा, जो भी आपका पार्टिसिपेंट होगा, उससे आपने यकीन दिलाना है कि एक मुमकिना इवेंट के पीछे, एक अनप्लेजेंट या प्लेजेंट इवेंट के पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, तो एक ही वजह को लेके नहीं बैठ जाना। शुक्रिया। नेक्स्ट टेक्निक है हमारे पास द डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड से मुराद होती है इंसान जो है वो अपने लिए बहुत ज़्यादा तनकीद पसंद हो जाता है और दूसरों के लिए इतना तनकीद पसंद नहीं होता। आपने इसके अंदर 3 कॉलम्स बनाने हैं। सबसे पहले लिखना है मौजूदा मनफी सोचें, उसके आगे लिखना है अपने दोस्त को दी जाने वाली नसीहत और तीसरे में लिखना है मैं अपने लिए अपनी दोस्त की नसीहत के तो मैं अपनी दोस्त को तो नसीहत कर रहा हूँ मगर ज़्यादा तंज़िया अपने लिए क्यों हूँ, ये आपने लिखना है। ठीक है, जैसे ठीक है, ये आपने लिखना है और इन तीनों में जो है आपने जो आपके क्लाइंट्स होंगे उनसे आपने डाटा फिल करवा लेना है। डाटा फिल करवाने के बाद जब उनको अंदाज़ा होगा कि मैं अपने लिए ज़्यादा क्रिटिकल हूँ और दूसरों के लिए मैं इतना क्रिटिकल नहीं हूँ, तो उनको यहीं से समझ आना शुरू हो जाएगी कि अपने लिए मुसीबत की घड़ी वो लोग खुद लेकर आए हैं, अपने लिए मुसीबत का घड़ा उन लोगों ने खुद खोदा है। तो अपने तौर पे आपने उन्हें समझाना है कि अपने लिए आपने सबूतों के साथ, आपने मुख्तलिफ़ किस्म की ज़ावियों के साथ ये बात उन्हें कन्वे करनी है, उन्हें कन्विंस करना है कि वो अपने लिए ज़्यादा डबल स्टैंडर्ड के मालिक हो रहे हैं और दूसरों के लिए जो है वो बहुत पॉजिटिव तौर पे काम कर रहे हैं। तो आपने उन्हें ये चीज़ समझानी है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है व्यू फ्रॉम द बैल्कनी। बैल्कनी का मतलब होता है इस पूरे का जो रैशनेल है वो ये है कि आप अपनी मुसीबतों को दूर से खड़े होकर एक मुसाफिर की नज़र से कैसे देखेंगे। इसके अंदर आपने 3 कॉलम्स बना लेने हैं। उसके अंदर आपने लिखना है मैं मौजूदा हालात को कैसे देखती हूँ, मेरी क्या सोचें हैं, क्या जज्बात हैं। दूसरे कॉलम में आपने लिखना है मैं अपनी बालकनी से इसको कैसे देखूँगी। तीसरे कॉलम में आपने लिखना है इसको बालकनी से देखने के फ़वाइद क्या हैं। ठीक है, यानी कि जब भी आप अपनी मुश्किलात को थोड़ा टाइम गुजर जाए, किसी कोई इवेंट आया आपके पास, अनप्लेजेंट इवेंट आ गया है, उसको 2-3 दिन गुजर जाएँ तो आप उसके बारे में सोचने समझने के काबिल हो जाते हो और आप उसको दूर से देखने के भी काबिल हो जाते हो कि अगर मैं इस मसले को अपने ऊपर से हटा कर किसी दूरबीन लगा के मैं खिड़की में खड़े होकर देखूँ, अपनी बैल्कनी में खड़े होकर देखूँ तो मेरे पास क्या नतीजा निकलेगा। अच्छा जी, लास्ट हमारे पास आ गई है हाउ हैव अदर्स कोप्ड, यानी कि इसमें आपने 3 कॉलम बना लेने हैं। 3 कॉलम में आपने लिखना है मौजूदा सूरत हाल बयान करें, नंबर दूसरे कॉलम में और किसने ऐसा तजर्बा किया है, तीसरे कॉलम में वही सूरत हाल को कैसे देखते हैं और उन्होंने कैसे सामना किया। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई इवेंट आ जाता है जो आपके दोस्त के ऊपर भी वैसा ही इवेंट गुजरा है, तो आपने उस दोस्त के पास जाना है, आपने उससे बास-पुरुस करनी है, आपने उससे कहना है कि आपने इस इवेंट का सामना कैसे किया, जब मुश्किलात आई तो आपके क्या बिलीव थे, आपने कौन से एक्शंस लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपने दूसरों की कोपिंग से अपनी कोपिंग को बेहतर बनाना होता है। ठीक है जी, आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपनी पसंद के मुताबिक इधर कमेंट करें। समझ आ गया है तो पॉजिटिव कमेंट करें, नहीं समझ आया तो क्यूरी कर लें और अगर बिल्कुल भी समझ नहीं आया तो आप जैसे मुनासिब समझें वैसे इधर कमेंट कर दें। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आज के लेक्चर की चीज़ें भी आपको समझ आई होंगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।